नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार चुनाव और साल 2025 के कैलेंडर में इन दोनों चुनाव के बाद 2026 की तैयारी, जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं और पंजाब का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी इस वक्त सत्ता में हैं और अकेले दम लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। कहने के लिए इंडिया गठबंधन की पार्ट हैं, वो हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी वो सत्ता में है। उसकी एक बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई। लोग ये समझ रहे थे कि दिल्ली में जो हार हुई है उसके बाद से पंजाब में कुछ बदलाव होगा क्या उस वास्ते ये बैठक बुलाई गई है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि आने वाले दिनों में हमें चुनाव की तैयारी में जो वादे हमने किए हैं उसे पूरा करने की ज़रूरत है। गठबंधन के बारे में जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए लड़ा गया था, बाद में गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। और ऐसे में जबकि अलग अलग तरीके से गठबंधन के बारे में लोगों के विचार सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के भीतर से आवाज़ें उठने लगी हैं। आवाज़ें कि आखिरकार गठबंधन को लेकर के हम कहाँ खड़े हैं। भले ही कांग्रेस और उसके सहयोगियों में गठबंधन के सवाल पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खेमे को देखें तो अगले चुनाव की तैयारी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली की तैयारी और दिल्ली के तुरंत बाद बिहार चुनाव की तैयारी और बिहार चुनाव के बाद फिर पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मशगूल है। जिस दिन नतीजे आए उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कोलकाता में कि हम लोकसभा चुनाव बंगाल में नहीं जीत पाए थे अपेक्षा के मुताबिक, लेकिन अब जब भी चुनाव होंगे बंगाल में हम यहाँ सरकार बनाएंगे। उधर दिल्ली में जैसे ही बिहार चुनाव की जो अगली आहट है वो सुनाई पड़नी शुरू हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी एनडीए सांसदों से मुलाकात की और ये तमाम सांसद पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने सबों से मुलाकात किया। बजट में जो बिहार को मिला है उस बारे में चर्चाएं हुई और फिर एक ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें ज़्यादातर सांसद, करीबन 30 सांसद, प्रधानमंत्री जिस रास्ते से संसद में जाते हैं गजद्वार, वहाँ पर खड़े होकर के एक सॉलिडारिटी, मजबूती, एका, इसका भान कराते हुए, इसका संदेश देते हुए वो फोटोग्राफ जिसमें कि सब लोग एक साथ मुस्कुराते हुए खड़े हैं और वो फोटोग्राफ पब्लिक भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम सांसद वहाँ मौजूद थे, कुछ को छोड़ करके। तो एक तस्वीर ये दिखाई पड़ती है जिसमें कि प्रधानमंत्री अपने एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि हम एक हैं। दूसरी तस्वीर वो है जहां पर कांग्रेस पार्टी और उसके साथ असहजता जो विभिन्न मजबूत क्षेत्रीय दलों की है वो दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री 24 फरवरी को जाने वाले हैं बिहार की यात्रा पर और बिहार की यात्रा के दौरान ही एक ऐसा कदम वो उठाने वाले हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल बिहार चुनाव की जो शुरुआत है, जो उसका बिगुल है, वो बजा दिया गया है। किसान सम्मान निधि की राशि उस दिन रिलीज़ की जाएगी। आप जानते हैं किसानों को 2000 रुपये दिए जाते हैं हर 4 महीने पर, और किसान सम्मान निधि की राशि को रिलीज़ करना ये अपने आप में एक बड़ा आयोजन, एक बड़ा मौका होता है। प्रधानमंत्री इसे रिलीज़ करते हैं और बड़े ही रणनीतिक तरीके से उन राज्यों में जाकर रिलीज़ करते हैं जहां आने वाले दिनों में कोई सियासी संग्राम होना है। बिहार को चुना गया है और बिहार में 24 तारीख को किसान सम्मान निधि को रिलीज़ किया जाएगा। एक तरफ तो ये सारी बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ हम पाते हैं कि बिहार के ही कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं तारिक अनवर इतने बड़े नेता थे कि उनके सामने उस दौर में जब वो बड़े नेता होते थे कोई
था ही नहीं जब वो सीताराम केसरी के सबसे करीबी थे, जब वो शरद पवार के सबसे करीबी थे। वो चले गए एनसीपी में शरद पवार के साथ और कई दफ़े वहाँ से राज्यसभा सांसद भी हुए। बाद में वो लौटकर फिर से कांग्रेस में आए और कभी जीते कभी हारे, लेकिन कटिहार से लगातार वो सक्रिय कांग्रेस नेता के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे। फिलहाल सांसद हैं, लोकसभा के कटिहार से जीत कर आए हैं और उन्होंने जो बात कही वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बहस में कि आखिरकार गठबंधन के लिहाज से कांग्रेस कहाँ खड़ी है, उनकी ये बात जो कही गई है वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन को बढ़ाती है। सुनिए पहले कि उन्होंने कहा क्या। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमको ऐसा लगता है कि पिछले कई चुनाव जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे। ये आधा अधूरा गठबंधन जो है, मैं समझता हूँ कि इससे जनता में भ्रम पैदा होता है। देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा कि पूरे गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, किस तरह से होगा, वो तय करेंगे। लेकिन अब ये समय आ गया है कि उस पर विचार किया जाए, ये मेरा कहना है। तारिक अनवर कुछ इस तरह से जो बातें कह रहे हैं, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि स्वतः स्फूर्त खुद मन में आया बोल दिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बात है जो कि पार्टी के भीतर चल रही है, कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है। ख़ास तौर पर जो ताने कसे जा रहे हैं सहयोगियों के द्वारा, उन तानों के बाद दिमाग में पार्टी को अब तय करना है कि आखिरकार हमें गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है। ये तारिक अनवर साहब की बातें कि आधे अधूरे गठबंधन से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये अपने आप में सच्चाई है, क्योंकि हाल के दिनों में कहीं भी कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पा रही। तेलंगाना को अगर छोड़ दें कांग्रेस पार्टी, तो ये पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और गठबंधन के बगैर अगर लड़ाई दिल्ली जैसे राज्यों में, तो कहा यही जाता है कि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। बस पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसमें तो ऐसा लगता है कि कागज़ पर ऑफिशियली गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन जो हकीकत है वो तो दिखी सबको जब मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा गया ताकि उन्हें हराया जा सके, और वो हार गए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यूसुफ पठान के आने से तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। तृणमूल कांग्रेस का कोई स्थानीय नेता अधीर रंजन को नहीं हरा पाता था, लेकिन गुजरात से आकर यूसुफ पठान ने ज़रूर हरा दिया। क्या ये सहयोगी का व्यवहार था? और अब जबकि सामने चुनाव है पश्चिम बंगाल में अगले साल, तो ममता बनर्जी ने ऐलानिया कह दिया है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। और ऐसा वो कहें क्यों नहीं, क्योंकि भले ही दूसरे नेता राज्यों में टक्कर देते हों, लेकिन लोकसभा में तो टक्कर देने वाले केवल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ही हैं, जिन्होंने कमोबेश भारतीय जनता पार्टी को ऐसी टक्कर दी कि अपने सीटों को उन्होंने घटता हुआ पाया, चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो या फिर उत्तर प्रदेश की। सीटें तो महाराष्ट्र में भी घटी थी, लेकिन वहाँ विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसने इस कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बड़ा किया। और वहाँ से बात चलती हुई जब हरियाणा पहुँची, तो हरियाणा में भी कोई ऐसा नहीं नतीजा आया जिसमें कि कहा यही जा सके कि इंडिया गठबंधन में सब लोग एक साथ थे। वहाँ अरविंद केजरीवाल अपना लड़ा रहे थी, कांग्रेस पार्टी अपनी सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर, उम्मीदवार अपने अपने, और नतीजा क्या हुआ सबको पता है। गैर भाजपा वोटों को क्या बांट देती है? क्या इस तरह से कांग्रेस पार्टी काम करती है कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाता है? सुनिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। देखिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने इसके ऊपर जो भी हमारा पार्टी के बैठक में जो भी बोला है, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये 21 हो या 16 हो या 24 का लोकसभा इलेक्शन हो, बंगाल में क्या हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी वो तो सीपीएम से अलायंस कर रहा है और
एंटी बीजेपी वोट डिवाइड करके बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए वो लोग यहाँ पर बीजेपी का एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन बंगाल का पब्लिक बीजेपी को रोकने के लिए स्ट्रेट वे ममता दीदी को वोट दिया है। इसीलिए अकेला तृणमूल कांग्रेस ही बंगाल में काफी है भाजपा को रोकने के लिए। और कांग्रेस तो टेस्टेड, वो लोग सीपीएम से हाथ मिलाता है और वोट काटने का, डिवाइड करने का, वोट डिवीजन करने का जो पॉलिटिक्स है बीजेपी का फेवर में वो खेल रहे थे, तो वो तो फेल कर गया। उसका जो भाजपा इन फेवर ऑफ भाजपा के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, ये तो बंगाल का पब्लिक का सामने एकदम खुला हुआ है। इसीलिए पूरा एंटी भाजपा वोट, डेवलपमेंट के लिए वोट, यूनिटी के लिए वोट, ये पूरा तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी को साथ है बंगाल का पब्लिक। कुणाल घोष की ये बात आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि दिल्ली चुनाव के बाद जो बातें कही जा रही हैं कुछ उसी तरह की बात है। दिल्ली चुनाव के बाद कही जा रही है बात कि दिल्ली में बहुत सी सीटें थी जहां पर गैर भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण से बट जाने से फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। अब इस तरह की बातें अगर हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, जैसा कि तारिक अनवर कह रहे हैं। तारिक अनवर कह रहे हैं कि एक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए कि आखिरकार हम किन किन जगहों पर गठबंधन में हैं, किन किन जगहों पर गठबंधन में नहीं हैं, किन पार्टियों के साथ हम हैं, किन पार्टियों के साथ हम नहीं हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ अगर हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि आप सिलेक्टिव दलों के साथ गठबंधन में हैं और नहीं हैं, तो इसका अर्थ तो सीधा है कि इंडिया गठबंधन अब नहीं है। इंडिया गठबंधन टूट चुका है। लोकसभा चुनाव में ही वो ख़त्म हो चुका है, उसका कोई वजूद नहीं है, वजूद बन भी नहीं पाया था। वो तो एक अरेंजमेंट था, एक ऐसा अरेंजमेंट जो लोकसभा चुनाव के साथ ही फिनिश हो गया। उसका कोई अपना स्थायी सेक्रेटेरिएट नहीं था, कोई उसका अपना स्थायी दफ्तर नहीं था, कोई उसका अपना स्थायी अध्यक्ष या ऑफिस बेयरर्स नहीं थे। ये शायद इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि किसी की भी इंडिया गठबंधन में कोई आस्था नहीं थी। अब ये सच्चाई जब से सामने आई है, कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ये है क्या। हकीकत जो सामने खड़ी है उसमें कोई भी कांग्रेस के साथ अपना ही सहयोगी, उसे अपना कैसे कहें, वो सहयोगी जो कि भाजपा का विरोध करता है वही साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में मार्ग क्या है? एक नेता आज मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे और हमसे उन्होंने इस बात को कहा कि अभी कौन सा हम जीत रहे हैं, हमें उतर जाना चाहिए, अकेले दम फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, एकला चलो की जो नीति है उसे ही अपनाई जानी चाहिए। ये एकला चलो की नीति तो छोड़ी गई थी ना गठबंधन की राजनीति करने के लिए, तभी तो 10 साल सत्ता में 2004 से 2014 रहे थे। तो क्या अब कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई है कि लोग उसके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे हैं? और एकला चलो की नीति अब मजबूरी में उठानी पड़ेगी। पहले एकला चलो की नीति गर्व से लोग लेते थे कांग्रेस के, लेकिन अब तो मजबूरी है क्योंकि साथ कोई आना नहीं चाह रहा है। तेजस्वी यादव की आरजेडी और उसके अलावा कोई भी साथ चलने को फिलहाल तैयार हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस अकेले दम खड़ी होती है तो कहीं भी वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगी, और अगर वो साथ आती है तो फिर शायद कुछ बेहतर हो, लेकिन फिर वो पिछड़गू वाली हैसियत हो जाती है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये कितना मुफीद है, इसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अमूमन क्या किया है कि अपने आगे किसी को टिकने नहीं दिया। अपने सभी सहयोगियों के साथ जिन जिन के साथ रिश्ते बने, धीरे धीरे करके उन्होंने उनके ऊपर अपना हाथ रख दिया। और ये उदाहरण बड़े माकूल हैं। महाराष्ट्र में चाहे शिवसेना का उदाहरण हो या फिर अकाली दल का उदाहरण पंजाब में हो, जनता दल यूनाइटेड बिहार में हो, जहाँ भी वो लड़े धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करते चले गए। वो उन्हीं के दम पर उनके राज्यों में घुसे, लेकिन वहाँ के स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियों को उन्होंने धीरे से पीछे कर दिया। कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इस तरह से शायद नहीं सोच पाए। और हालत ये है कि भले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, भले ही अभी भी 3 राज्यों में सरकार है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जहां जहां हैं मजबूत, जहां जहां चुनाव होने हैं, वो कांग्रेस को कितना कम कर सकें, कितने कम में आके, इसी बात की जुगत में हैं। और ऐसे में अगर
गठबंधन के ऊपर बहुत जल्दी बहुत निर्णायक कोई कॉल नहीं लिया गया कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा, तो कांग्रेस का ह्रास जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। दुख की बात यह है कि अभी भी कांग्रेस को ही अपना मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी मानती है कि यही पार्टी है जिसके पास काडर सपोर्ट है पूरे देश में, और हमारे सामने खड़े होकर के हमें टक्कर देने का एहसास यही करा सकते हैं। अगर ये ख़त्म होते हैं तो फिर तमाम विपक्ष हमारे सामने खड़ा नहीं रह पाता है। लेकिन इस हकीकत को मानने के बाद भी कांग्रेस के सहयोगी मानना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनके अपने ही अस्तित्व पर खतरा पैदा कर देता है। तो बात जो दिल्ली से निकली है शायद दूर तलक जाएगी, और ऐसे में अगले चुनाव से पहले क्या विपक्ष के गठबंधन का स्वरूप आकार ले पाएगा, या फिर इसी कन्फ्यूजन में पहले बिहार, उसके बाद बंगाल और फिर पंजाब के चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि ये तीनों जगहों पर ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को अपनी ज़मीन वापस छीन लेने के लिए कोई भी मौका नहीं देंगे। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।